Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my vlog. This is me Clip, also known as Simran Ranga. So आज का vlog काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत टाइम से मैं बना नहीं पा रही थी ये vlog. So finally today I am recording this vlog. जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे थे इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे जो कि पेरिस से रिलेटेड जो ओलंपिक्स थे उसके बारे में, रेड बुल से रिलेटेड उसके बारे में कि क्यों नहीं हुई मैं, और बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे मेरी जर्नी के क्वेश्चन भी हैं. सो आज मैं फाइनली उनको सबको आंसर्स करने वाली हूँ, जितने भी हैं A to Z, जितने मैं स्क्रीनशॉट ले पाई उतने तो मैं पूछ रही हूँ फॉर श्योर. लेट्स स्टार्ट. फ़ोन से करते हैं. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो पहले मुझसे पूछा है रेड बुल जीत के कैसा लगा. सो बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा. लास्ट टाइम भी मैं जीती थी और लास्ट टाइम से भी ज़्यादा मुझे इस बार अच्छा लगा क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जो कि आगे वाले क्वेश्चन में आंसर दूंगी. बट यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मतलब मैं सोच के गई थी कि मुझे जीतना ही है. तो बहुत अच्छा लग रहा है. वॉट हैपन टू योर बॉडी, मतलब इंजरी के बारे में पूछा है. सो मुझे अभी मेनिस्कस टीयर तो था ही था नी के अंदर, मुझे स्लिप डिस्क भी हो गया और अब शोल्डर इंजरी हो गया. तो लाइक बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई वो इस साल के अंदर और उससे जस्ट बाद रेड बुल हो गया था. तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए. सो या इसका आंसर ये है व्हाट हैपेंड का, क्योंकि मैं रेस्ट पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को इंजरीज हो रखी है, इसलिए मैंने अभी रेस्ट लिया रेड बुल के बाद. रेड बुल के टाइम पे मुझे बहुत पेन था, लेकिन उस टाइम पे मैंने थोड़ी मेडिसिन वगैरह लेके अपने आप को थोड़ा सा कि रेड बुल फटाफट हो जाए, इसके बाद मैं रेस्ट लूँगी. सो फाइनली मैं रेस्ट पे हूँ, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्वेश्चन एंड आंसर स्लो के आंसर कर दूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन केयर. तो मेरा तो कोई भी स्किन केयर नहीं है टू बी ऑनेस्ट. मैं तो कभी प्रोडक्ट वगैरह कभी लगाती ही नहीं हूँ, मतलब मोस्टली सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन. एंड इफ स्किन केयर बोले तो मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं. लाइक मैं सुबह उठती हूँ, सुबह नहा धो के क्लासेस जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर फेस वॉश करके सो जाती हूँ. तो ये मेरा रूटीन रहता है. मुझे भी बी-बॉइंग करनी है, कहाँ से शुरू करें. सो या श्योर, आप भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है. बी-बॉइंग की कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है कि लड़का लड़की सब लोग सीख सकते हैं. ब्रेकिंग में कोई भी ऐसा कुछ भी सीख नहीं है. और कहाँ से शुरू करें, तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ब्रेकिंग के बारे में कि ब्रेकिंग क्या है और हम कहाँ से सीख सकते हैं. और मतलब इसकी कुछ, मतलब अगर आप जहाँ भी रहते हो उसके आसपास कुछ देखो कि अगर कोई ब्रेकिंग सिखाने वाला है तो बेस्ट ऑप्शन है कि ऑफलाइन सीखो आप किसी के पास जाके, क्योंकि इसमें इंजरीज के चांसेस होते हैं, टेक्निक के साथ हमें करने होते हैं प्रॉपरली. सो इसलिए आप किसी भी आसपास बीगो या बीगल के पास जाओ, उनसे आप एक बार 7 डेज़ की क्लासेस लेके देखो आपकी बॉडी कर पा रही है नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें पहले आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है अपनी बॉडी. आप सीधा मूव्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते, पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना पड़ता है, बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है. देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द बेसिक मूव्स. हाउ यू हैव मेंटेन योर स्टडीज़ एंड ब्रेकिंग, प्लीज हेल्प मी. आई स्टार्टेड ब्रेकिंग लास्ट ईयर. सो पढ़ाई में ना तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट. मेरे पापा को तो पढ़ाई चाहिए थी, पढ़ाई मिल रही थी तब तक मुझे ब्रेकिंग करने दी है, और जैसे पढ़ाई में थोड़े से नंबर कम आए, ब्रेकिंग पे बंद, ये नहीं करना वो नहीं करना. तो पढ़ाई तो मैंने बहुत मेंटेन करके रखी है, उसके बाद ही मेरे को सब कुछ मिला है. अब जाके ऐसा है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे ब्रेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसलिए अभी थोड़ा पॉज ले रही हूँ ताकि थोड़ा फोकस कर सकूँ. कंटिन्यू से अगर आप 1 घंटा भी 2 घंटा भी पढ़ रहे हो पूरा मन लगा के, तो आप रेस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो. तो मैं तो ये सोचती थी कि यार प्रैक्टिस करनी है तो तुम मन लगा के पढ़ ले 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद तो प्रैक्टिस पे भागना है. तो मेरा रूटीन तो ये रहता था कि मुझे प्रैक्टिस पे जाना होता था, तो मैं फिर पूरा मन लगा के पढ़ती थी 1-1.5 घंटा, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस पे जाती थी. तो ऐसा अगर आपको सच में ऐसा करना है कि यार करना ही करना है ब्रेकिंग, तो आप अपने आप खुद से मन से पढ़ो 1-2 घंटा और फिर उसको फिर प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस में भी जैसे मेरा सेकंड शिफ्ट स्कूल था, तो मैं 6 o'clock इवनिंग में फ्री होती थी, तो मैं इवनिंग में फटाफट से जाती थी घर पे, सामान वामान रख के फिर फटाफट प्रैक्टिस पे पहुंचती थी. और सिर्फ 1 आवर भी मुश्किल से प्रैक्टिस कर पाती थी. तो 1 आवर भी कैसे आप प्रैक्टिस करते हो वो बहुत मैटर करता है. तो जो मेरे ट्रेनर थे, जो मेरे टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई मुझसे. तो या ऐसे मैंने मेंटेन किया पढ़ाई और उसको. हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर. जो लोग मेरी वीडियोस में मेरे बालों की तारीफ करते हैं ना, उनको रियलिटी में पता नहीं मेरे बाल कैसे हैं. वीडियो में अच्छे दिखते हैं, रियलिटी में पूछो बीगल्स के बाल कैसे होते हैं. यहाँ से पूरे गायब होते हैं, यहाँ से पूरा डेड स्किन निकलती है भर के और बहुत रफ हो जाता है. हेड स्पिन करता है, और मेरे को टोपी और कुछ भी पहन के हेड स्पिन करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे को ऐसे ही पढ़ना पसंद है. मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि पहनना शुरू करूँ. सो मेरा कोई टेक केयर का नहीं है, बस ये है कि मैं ऑयलिंग करती हूँ. मैं लाइक जब भी मैं धोती हूँ तो हेयर वॉश करती हूँ, तो मैं ऑयलिंग करती हूँ. तो या ऐसे मैं मेंटेन करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं लगाती. विजिट वृंदावन एंड सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. या श्योरली, मेरे को तो बहुत पसंद है ट्रैवलिंग करना.
बट वो ये प्रैक्टिस और बैटल्स वगैरह के इसमें ट्रैवल हो जाता है, तो मैं जा नहीं पाती ऐसे जगह पे, बट श्योरली मुझे जाना है। डाइट, डू यू फॉलो एनी डाइट फॉर योर स्ट्रेंथ? सो ऐसा है कि मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सुबह निकलती हूँ, शाम को आती हूँ, समटाइम्स दोपहर में, समटाइम्स ऐसा रहता है कि घर से क्लास थोड़ा दूर है थोड़ा सा, तो ऐसे बार बार नहीं आती, तो मेरा काफ़ी टाइम पे डाइट फॉलो नहीं हो पाता। बट हाँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर 2 दिन में डाइट टूटी है तो तीसरे दिन तो मुझे सीरियस होना ही पड़ता है कि यार अब करना ही करना है, फॉलो करनी है। बट हाँ, खाने पीने का मेरा थोड़ा सीन उल्टा सिल्टा है, मैं अच्छे से खाना नहीं खाती, इसलिए इंजरीज हो गई है। बट अब तो मैं फॉर श्योर अच्छे से ध्यान देती हूँ और अब दूंगी आगे भी। What were your thoughts before you went on the stage this year, BC1? Were you feeling nervous? So to be honest, इस बार तो मैं ऐसा था कि बहुत ऐसे थी ब्रोकन, आई कैन से, बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं पार्ट भी नहीं लूँगी। रीजनल साइफर जब हुए थे तो मेरे को पूरा ऐसा था कि मेरे बैक पूरा इंजर्ड था, पूरा पेन हो रहा था, शोल्डर पूरा पेन था, मुझे मूव्स, बहुत सारे मूव तो मेरे ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि करने ही नहीं है। सो मैं ऐसे थी यार मैं करूँगी क्या, कुछ बचा ही नहीं है अब तो करने को, जो मेरे मेन में मूव्स हैं, जो अच्छे मूव्स हैं, वो तो मैं कर ही नहीं सकती। तो मैं बहुत नर्वस थी और बहुत ऐसे थी, बाउंडेड थी। ब्रेकिंग में मेरे को मुझे फ्रीडम फील हुई, बट पहली बार इंजरीज की वजह से मुझे बाउंडेड फील हुआ। बट फिर ऐसा हुआ कि यार रीजनल साइफर से मेरे लिए इतना हार्ड नहीं था, मेरे को हमेशा से ईजी लगता है रीजनल साइफर्स। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को इतना खुद पे कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये तो मैं आराम से सेलेक्ट कर लूँगी। तो फिर भी मैंने, चलो मेरे जो टीचर थे उन्होंने बोला ऐसे ट्राई कर ले, लेट्स सी। इस बार तो रीजनल साइफर्स में भी मेरे को पता नहीं था कि मैं अच्छा करूँगी नहीं करूँगी, बट अच्छा हुआ। सो सेलेक्ट हो गई। इसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार अब फाइनल्स है, फाइनल्स की प्रैक्टिस करनी है, उससे फिर उसके रीजनल्स के करने के बाद फिर मुझे पेन होने लग गया। तो मैं सो गई थी, पूरी से ब्रेक डाउन हो गई थी। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ, बस मैं कुछ कर नहीं रही। मैं पूरे टाइम रोती रहती थी, ऐसा बुरा लगता था, और अभी भी ऐसा होता है कभी बार। तो मैं पूरा ऐसा नर्वस थी, आज थी कि यार लास्ट टाइम भी मैं जीतने के बाद भी नहीं जा पाई वर्ल्ड फाइनल्स में, तो इस बार तो मुझे जीतना ही है, करना ही है सिमरन, कैसे भी करके। तो फिर मैंने अपना थोड़ा अलग पैटर्न, अपना जो पैटर्न है प्रैक्टिस का, उसको थोड़ा डिफरेंट करा। ज़रूरी नहीं आप हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज करो। और मेरे को मेरी फ्रेंड्स और जितने मेरे बी बॉयज़ फ्रेंड्स हैं, मेरे जो टीचर है देन में आए, उन्होंने बहुत हेल्प करी कि ज़रूरी नहीं हमेशा फिजिकल प्रैक्टिस करो, कभी कभी मेंटली भी करना पड़ता है, और ऐसे बैठ के भी आपको समझना पड़ता है कि आप कैसे एक्टिव रह सकते हो और कैसे अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हो कि ऑन द स्टेज आप जब जाओगे तो आप ऐसा फील नहीं करोगे कि आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। तो यार जब मैंने लास्ट मंथ जो बचा था, तो अगर मैं उसमें प्रैक्टिस करती थी और मूव्स ड्रिल करती तो फॉर श्योर मुझे और पेन होता। तो मैंने स्ट्रेंथनिंग करी, अपनी प्रॉपर स्टेमिना पे थोड़ा काम किया, एक्सरसाइज वगैरह करी, वर्कआउट वगैरह किया, जो मेरे को वेट वहाँ पर पेन ना हो, वो सब चीज़ें करी। और मूव्स तो मुझे वैसे ही इतने सालों से करी तो याद ही थी, तो मैंने ऐसे करके अपने आप को प्रिपेयर करा। बट जब मैं स्टेज पे पहुंची तब वही बहुत सारे मूव्स मैं नहीं कर सकती थी, तो मेरे को ऐसा था कि यार अगर मैंने नहीं करे और मैं हार गई तो ये वो, और लास्ट टाइम भी मैं जीत, मतलब 1 साल वेट करना पड़ता है रेड बुल का, तो ये सब चीज़ें थॉट चल रहा था। फिर मैंने अपना को फ्री करा, लेट्स सी जो भी होता है, चिल कर, वैसे भी तू सेलेक्ट, वैसे तू पार्ट नहीं लेने वाली थी, तू पार्ट ले रही है, तो उसको ऐसा लेके तू बस चिल कर रही है, तो बस इंजॉय करना है। तो फिर जब मैं स्टेज पे थी तो उसे जिस दिन बीसी में था उस दिन तो मैंने अपना आपको पूरा चिल कर लिया था कि तुझे चिल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप को एंजॉय करना है, जैसे तू है, जैसे तेरा कैरेक्टर है वैसे रहना, चिल। और मैंने वही करा, मैंने सच में बहुत फन किया इस बार, और बहुत मस्त से नाची, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मैं जीतूंगी हारूंगी, लेकिन प्रेशर बहुत था। लेकिन ऑन द स्टेज जब मैं थी, मैंने सोचा था कि मुझे चिल रहना है, और आई गेस उसी ने मेरे को जिताया, क्योंकि मैं ऐसी थी ना कि बिल्कुल फ्री थी, चिल थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। अगर टेंशन होती था तो शायद थोड़ा सा फंबल हो जाती, या फिर ऐसा ऑल द हुई भी हूँ, बट वो स्टेज पर मैंने अब दिखने नहीं दिया। और या इसी तरह से मैंने प्रैक्टिस कर दी थी, एंड इतना सर पे घूमते हो घर घर मतलब सर पे घूमते हो घर घर, बाल नहीं झड़ते। सो बाल नहीं झड़ते, बस सेंटर में जब ये वाला पार्ट होता है तो वो फ्लोर पे जब जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा बाल निकल जाते हैं, बॉयज़ के ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप अच्छे प्रिकॉशंस लो प्रॉपरली, लाइक आप बिन्नी वगैरह पहनो, कैप वगैरह पहनो, बंदाना वगैरह पहनो, तो हाँ उसके चांसेस कम होते हैं, जो कि मैं नहीं करती। हाउ डिड यू स्टार्ट विद ब्रेकिंग? सो ये मैंने लास्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी बोला था, बट अगेन मैं बोलती हूँ। सो मैंने ब्रेकिंग स्टार्ट करी थी जब मैं स्कूल टाइम में 8-9 स्टैंडर्ड में थी। ब्रेकिंग मेरे को पता नहीं था क्या होता है, मेरे को उससे डांस पता था और मेरे को रियलिटी शोज़ बहुत पसंद थे, तो इसलिए मैंने ब्रेकिंग रियलिटी शोज़ पसंद थे, इसलिए मैंने डांस क्लास ज्वाइन करी समर वैकेशन में, जस्ट के 1-2 महीने सीख लेती हूँ यार, पसंद है मुझे डांस बहुत। बट जब मैंने 1-2 महीने जब ब्रेकिंग डांसिंग बाय ब्रेकिंग तो मैंने डांसिंग ज्वाइन की थी, तो मैंने वहाँ पर 1-1.5 महीने था ऐसे ही नॉर्मल, जैसे कोई गाने पे सीख रहे हैं ऐसे सीखती थी। फिर एक दिन मेरे जो मेरी टीचर है देवेंद्र सिंह, उनको ऐसे कांच में से देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं, और वो कर रहे थे हेड स्पिन्स वगैरह, मंचमेल्स वगैरह, पैरल्स वगैरह, और मतलब ये क्या है भाई, यही तो मुझे करना था, यही तो ऐसा, यही तो कुछ, ये क्या इसको बोलते क्या है, मैं बस बोलना नहीं चाह रही थी कि ये बोलते क्या है बस, लेकिन मुझे सीखना वही था, बट मुझे पता नहीं था उसका नाम क्या है। तो ऐसे मैंने उनको देखा और मेरे को पसंद आ गया, मैंने तो बोला ब्रो आई वांट टू लर्न दिस, आई वांट टू लर्न दिस, प्लीज़ टीच मी। सो फिर मैं घर गई एंड आई टोल्ड माय फादर कि आई वांट टू लर्न स्टंट्स जो दिन में करते हैं। ही वाज लाइक आई टॉक टू हिम एंड कन्विंस हिम कि वो तेरे को सिखा दे। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है प्लीज़
करो। फिर समाह मेरे फादर ने उनको कन्विंस किया और थोड़ा बोला कि इसको भी सीखना है तो प्लीज़ इसको भी सिखाओ। एंड आई वॉज द फर्स्ट बीगल इन राजस्थान दैट टाइम। सो उस टाइम पे देवेंद्र अभी वॉज हैप्पी कि चलो एक बीगल को सिखाऊंगा मैं तो अच्छा होगा, मतलब कोई बीगल निकलेगी राजस्थान से पहली बीगल। तो ही वॉज ऑल्सो सो इंटरेस्टेड इन टीचिंग मी। सो बहुत उस टाइम पे ऐसा कि कोई था नहीं, तो फिर मैं इकलौती लड़की थी तो फिर मैंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसा कि सब लड़के होते थे और मैं इकलौती लड़की होती, तो मुझे उसको क्या इनसे भी ज़्यादा करना है, इनसे भी ज़्यादा करना है, और ऐसे करके करके फिर मैंने ब्रेकिंग स्टार्ट करी। सो दिस वॉज माई जर्नी दैट हाउ आई स्टार्टेड ब्रेकिंग। घर वाले सपोर्ट करते हैं कि आपको, तो या मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है टू बी ऑनेस्ट। अभी बताऊँ तो एज ऑफ नाउ माई फैमिली सो सपोर्टिव एंड दे सपोर्ट मी अलॉट। सबसे ज़्यादा मैं उनको ही सब चीज़ें बताती हूँ, जब कुछ भी होता है मैं उनको सब शेयर करती हूँ, और वही सब लोग मेरी पहली प्रायोरिटी है। बट यार जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पेरेंट्स को प्रूफ करना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होता कि आपने कुछ ऐसा चुना जो उनकी सोच से बाहर है और फिर वो समझ जाए, तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं। तो आपको प्रूव करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और ये आपकी ऊपर ही होता है कि आप उनको कैसे समझाते हो। तो टच वुड मेरे पास तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, कन्विंस किया। बस वही है कि मैंने ऐसे नहीं बोला कि मुझे सिर्फ ये करना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, वो तो एक स्टूपिड डिसीजन हो जाता है। तो फिर मैंने पढ़ाई और दोनों संभाली और करी। तो पापा वाज लाइक कि चलो ठीक है साइड में करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं साइड में करते करते उसको मेन बना दिया। वो मेरी प्लानिंग थी। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज मैं पेरिस नहीं गई। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि मैं पेरिस क्यों नहीं गई रेड बुल के लिए। रेड बुल इज़ डिफरेंट, ओलंपिक्स इज़ डिफरेंट, दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैं रेड बुल फाइनल्स, जो वर्ल्ड फाइनल्स होते हैं जो पेरिस में होने वाले थे 2023 में, उसमें क्यों नहीं गई। सो उसकी स्टोरी ऐसा है कि कुछ भी ऐसा था नहीं। हम लोग सब रेडी थे टू बी ऑनेस्ट। मैं और गिनी दोनों जाने वाले थे, तो हम दोनों रेडी थे कि हम लोग जाएंगे पेरिस वर्ल्ड फाइनल्स के लिए। और मैं तो फुल खुश थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि वीज़ा कैंसिल भी होता है और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं तो ऐसी थी कि चलो कोई बात नहीं यार, चलता है, सब हो जाएगा ऑन द जब हमारा टाइम आएगा। तो जब हमारा वीज़ा का टाइम आया, अपॉइंटमेंट का टाइम आया, तो हम लोग तो गए वहाँ वीज़ा दे के आगे, सब सबमिट करके आगे, खुश थी मैं तो क्या हो जाएगा। बट मेरे को एक कॉल आया सडनली, मतलब 15 डेज़ बाद मुझे कॉल आया कि आप वीज़ा अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने आ जाओ। मैं तो खुश थी कि यार मेरे को मेरा पासपोर्ट मिलेगा, मेरे को मेरा वीज़ा मिलेगा। और सच में मैं इतनी खुश थी कि मैं गई और मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और मैं आ गई। और मैंने देखा था कि उस पर वीज़ा है नहीं, मैंने पासपोर्ट लिया और मैं बाहर आई और फिर मैंने ना कॉल करा रेड बुल टीम को कि मुझे मेरा वीज़ा मिल गया। एंड दे लाइक कि एक फ़ोटो भेज दो आप वीज़ा की। और मैं तो खुश थी कि चलो फटाफट फ़ोटो भेज देती हूँ वीज़ा की। और जैसे मैंने पासपोर्ट खोला उस पर कोई स्टैम्प नहीं, ढूंढ रही हूँ, मेरे को लगा शायद कोई स्टैम्प नहीं होगा, छोटा सा मार्क होगा, मुझे शायद नॉलेज नहीं होगी ये वो। मैं ढूंढ रही हूँ स्टैम्प, मैं स्टैम्प ढूंढ रही हूँ और उस पर कोई स्टैम्प नहीं है। और जब मैंने कॉल करके फिर मैंने देखा कि उस जो था पैकेट था उसके अंदर एक लेटर भी था। तो मैंने लेटर निकाला और मैंने पढ़ा। आई वाज लाइक कि ये क्या है। उस पर लिखा था कि योर गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया। और आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन द स्पॉट, मतलब वहीं पर सबके सामने मैं रोने लग गई। मैं कॉल माई पापा कि ये हो गया, और मैं सबके सामने रो रही हूँ, बहन पापा मम्मी सब कॉल पे मैं रो रही हूँ। मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। मैं बस रोई जा रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं कि ये वीज़ा वापस होगा या नहीं होगा। मैं तो बस रोई हूँ। मैंने रेड बुल को कॉल किया, रो रही हूँ। एंड दे वर लाइक डोंट वरी विल डू समथिंग, यू वेट देयर, ओके, वहीं पर रुको। और मैं कम से कम 2 आवर्स वहाँ पर हम लोग रुके कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, मैं कभी गई नहीं हुई यूरोप, दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम। तो मैं तो ऐसी कि यार कुछ हो जाए क्रॉस फिंगर करके। वहीं पर आगे लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा था, तो मैं वहाँ गुरुद्वारा भी गई। मैंने वहाँ विश भी मांगी कि प्लीज़ मेरा वीज़ा का काम हो जाए, प्लीज़ मेरा वीज़ा का काम हो जाए। और हम लोग आए वापस और रेड बुल से कॉल आया कि आप घर चले जाओ, हम लोग वापस अपील के लिए उनको वापस भेज रहे हैं और वो हो जाएगा 15 दिन, अगर वहाँ से मैसेज आया तो हो जाएगा। मैंने बताया कि यार रेड बुल बोल रहा है तो हो ही जाएगा, चलो हो ही जाएगा। मेरा उसके बाद एक दिन 15 दिन मेरा एक दिन ऐसे निकल रहा था, आज आ जाए कॉल, आज मैसेज आ जाए, आज आ जाए। स्टार्टिंग में तो बोला कि यार रेड बुल कर देगी। लेकिन जैसे जैसे हम पास आते गए, हमारी फ्लाइट थी और उसके 7-8 दिन पहले तो मैं ऐसे हुई थी नहीं होगा। और वही हुआ, कोई आंसर नहीं आया जब उनको अपील किया। और अगर हम दूसरा वीज़ा लगाते और वापस कैंसिल हो जाता तो ब्लैक लिस्ट हो जाता मेरा पासपोर्ट, और फिर मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर पाती 3 साल तक। तो इसलिए फिर हमने वो नहीं करा। और क्योंकि ऐसे कि मेरे पास बहुत कम दिन थे, सिर्फ 15 दिन बचे थे यूरोप पेरिस जाने के, तो अपील का कोई आंसर नहीं आया। और आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया। अब मैं मतलब ऐसे हो गई थी कि ये क्या हो गया ये। फिर वो जो 2 महीने मेरे निकले बहुत ज़्यादा हार्ड, लाइक पूरा डिप्रेशन, मुझे किसी से बात नहीं करी, कोई समझ नहीं रहा। फैमिली में भी थोड़ा ऐसा हो गया कि कोई समझ नहीं रहा है कि रेड बुल से ये सब चीज़ें होती है, तो फिर तू तो रेड बुल के लिए मेहनत करी है इतने सालों से, रेड बुल ने ऐसा कर दिया। अगर रेड बुल ने कुछ नहीं करा, वो वहीं से हुआ है कुछ प्रॉब्लम्स, और पता नहीं क्या होगा कुछ इंडियंस के साथ उनका थोड़ा कि मतलब वो प्रॉपरली स्ट्रिक्टली चेक करते हैं वीज़ा एज पासपोर्ट की डिटेल्स, तो ऐसा होगा। बट
वो 2 महीने तो मेरे लिए बहुत हार्ड थे टू बी ऑनेस्ट। मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट करा, अदरवाइज़ तो वो 2 महीने मेरे हार्डेस्ट थे पूरे इसके, क्योंकि मेरा सपना था वर्ल्ड फाइनल जाने का और वो एकदम से ऐसा टूट गया। सो यार इसलिए मैं वर्ल्ड फाइनल्स नहीं गई। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था मैं किस किस को जवाब देती, तो ये आप सब लोग देख लेना कि मैं क्यों नहीं गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं ओलंपिक्स का। सो जैसे कि रेड बुल वर्ल्ड फाइनल्स भी पेरिस में हुआ था, और जो ओलंपिक्स था ब्रेकिंग का वो भी पेरिस में ही हुआ था। तो मेरे को इतने लोगों ने मैसेज करा, और इवन आज जब ओलंपिक्स हो गया तो मेरे को धड़ाधड़ मैसेज आया, आप गए क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप गए क्यों नहीं। तो यार पेरिस ओलंपिक्स में जाना, पहली बात तो इट्स नॉट ईजी। दूसरी बात, इंडिया में ब्रेकिंग में आगे जाना तो बहुत हार्ड है। तो इसका बताती हूँ मैं आज, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए वो भी करेंगे, अगेंस्ट भी होंगे, बट जो रियलिटी है वही मैं बताऊँगी, कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ के नहीं बताऊँगी। तो ऐसा होता है कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई होने के लिए ब्रेकिंग में बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जो आपको पार्टिसिपेट करने होते हैं, जो क्या तो आप खुद के पैसों से करो, या फिर अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी तो खुद के पैसों से करो। अदरवाइज आपको जो गवर्नमेंट सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट आपको भेजेगी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स पे, आपको वहाँ जाना है। और अगर आप जीतते हो तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिलते हैं, अगर आप टॉप 16 में टॉप 8 में आते हो तो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो यू हैव टू कलेक्ट पॉइंट्स वहाँ हर इवेंट्स में जा के। यूरोप में भी हो सकता है वो, एशिया में भी हो सकता है वो, कोई कहीं भी हो सकता है वो, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो आपको वहाँ जाके पॉइंट्स स्कोर करने पड़ते हैं। और ना चाहते हुए अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने हमको इतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इंडिया में कोई भी ब्रेकिंग की कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं है। इस जो भी ब्रेकिंग का कोई भी प्रॉपर ऐसा गवर्नमेंट फेडरेशन नहीं है, प्राइवेट फेडरेशन है AIDSF के नाम से, जो हमें लेटर दिलवाने में हेल्प करती है इंटरनेशनल इवेंट्स के, कि आप इंडिया को भी ये लेटर दो ताकि वो भी आ पाए। तो वो हमें लेटर दिलवाने में हेल्प करती है, जो कि हमें वीज़ा में हेल्प करता है, हमें वीज़ा जल्दी से मिल जाता है। और वहाँ पर जो भी स्टे वगैरह का होता है वो हमारा अरेंज करती है, वहाँ पर हमारे नाम भेजती है। ये जो प्राइवेट फेडरेशन है वो हमें इसमें हेल्प करती है, बट वो हमें फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं करती कि आप वहाँ जाओ, या फिर आपका जो भी हमें स्टे, फूड, या फिर वहाँ का ट्रैवल, फ्लाइट ये हमें कुछ भी नहीं मिलती है। सो ऐसा हुआ कि हमारे पास पॉइंट्स कैसे स्कोर होंगे, और हम ऐसे तो नहीं है कि हम सीधा उठ के पेरिस चल जाए, इतना ईजी तो है नहीं कि हम घर से निकले चलो पेरिस चलिए ओलंपिक्स में। इट्स नॉट ईजी, क्वालिफाई होना ही हार्ड होता है, बहुत हार्ड। तो सॉरी, तो इंडिया में कोई फेडरेशन नहीं जिन्होंने हमारी हेल्प करी, या इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रेकिंग को इतना इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम खुद के पैसों से जाते हैं और हम खुद के पैसों से पार्टिसिपेट करते हैं, बट इट्स नॉट दैट ईजी जितना दिखता है। हम लोग जैसे जो एशिया में चैंपियनशिप हुई, हमने ट्राई करा कि हम उनमें जाएँ। चाइना में हुआ था तो चाइना में मैं गई थी, हांगकॉन्ग में हुआ था मैं हांगकॉन्ग में गई थी। तो यहाँ पर 2 इवेंट्स मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें एक में मेरी 21st रैंक आई थी और एक में मेरी 26th रैंक आई थी। तो इससे मेरे को थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिल गए थे, बट इतने काफ़ी नहीं थे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने के लिए। उसलिए मुझे यूरोप में भी जाना पड़ रहा था, और बहुत सारी, जैसे पोर्टुगल में हुआ था, बुडापेस्ट में हुआ था, बहुत सारी चैंपियनशिप्स हुई जो हमने मिस कर दी। और क्योंकि यूरोप हम खुद के पैसों से सब लोग नहीं जा सकते ना, पूरे इंडियन एथलीट्स के पास इतना, मतलब इंडियन ब्रेकर्स के पास इतना अगर सपोर्ट होता, पैसों का सपोर्ट होता तो सब लोग चल जाते। बट अब सबको पता है इतना नहीं होता कि आप हर महीने यूरोप या फिर कहीं अदर कंट्रीज जाके ट्रैवल करो ब्रेकिंग के लिए। और जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स एंड ऑल अच्छा, तो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, तो इसलिए मैं जा पाई थी ट्रैवल करने। बट हमेशा नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी स्पॉन्सर करेगा तो वो भी चाहेंगे आप जीतो, बट कोई भी ये नहीं चाहता कि एक एक स्टेप से चालू होते हैं, आप सीधा जाके जीत नहीं सकते, क्योंकि हम लोग कहीं गए ही नहीं है तो एकदम से कैसे जीत सकते हैं। तो किसी ने हमारा इतना सपोर्ट नहीं करा टू बी ऑनेस्ट, हमें दूसरी कंट्रीज़ में जाके बैटल करने के लिए। तो इसलिए हम लोग बस इनफ 3000 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स चाहिए होते स्कोर क्वालिफाई करने के लिए, वो पॉइंट्स हमारे पास नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए। अभी एशियन गेम्स के अंदर भी ऐसा हुआ था कि कुछ नाम आए थे जो कि एशियन गेम्स में जाने वाले थे इंडिया से, और गवर्नमेंट ने वो सीधा रिजेक्ट कर दिया कि ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास पॉइंट नहीं है और हमें कोई स्कोप नहीं लग रहा कि ये लोग जाके गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बट यही तो दिक्कत है कि आपने अदर कंट्रीज़ में हमें भेजा ही नहीं, हम सिर्फ 2 जगह जाके आए, उसमें हम इतना ही पॉइंट स्कोर कर सकते थे। अगर हम अदर कंट्रीज जाते तो शायद हमारे पॉइंट ज़्यादा होते, तो उतने से पॉइंट की वजह से हमें इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग एशियन गेम्स में नहीं जा सकते। तो जब एशियन गेम्स हटा दिया तो पेरिस तो बहुत दूर की बात है, जो ओलंपिक पेरिस है, एक सेकेंड सॉरी, तो इसलिए जो एशियन गेम्स है वही नहीं बेच पाए, तो पेरिस तो कैसे बेचते जो भी ओलंपिक्स के लिए। तो ये सिचुएशन थी कि इसकी वजह से हम लोग ओलंपिक्स में नहीं जा पाए। सो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए, तो यही प्रॉब्लम है कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती सपोर्ट ना ज़्यादा स्पोर्ट्स को। और ब्रेकिंग जो कि अभी नया स्पोर्ट्स बना है, नया स्पोर्ट ऐड हुआ है ओलंपिक्स में, तो उसको तो सपोर्ट मिलने में बहुत साल लग जाएंगे। हम जस्ट होप, सो लेट्स सी कुछ अच्छा हो जाए इस ओलंपिक के बाद। सो या ये 2 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछे थे, तो इनका आंसर आपको मिल गया है। और इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बस जो है वो है, क्योंकि नया स्पोर्ट है तो किसी ने
सोचा ही नहीं था कि इंडिया कुछ स्कोर कर सकती है या फिर इंडिया कुछ गोल्ड मेडल ला सकती है। अरे एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसमें टैलेंट है, बस कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कि बैकबोन नहीं है कोई कि हम चलो तुम जाओ हम सपोर्ट करते हैं। हम बैटल से पहले ना स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं, बैटल से पहले अपना वीज़ा काम कर रहे हैं, इधर इधर भटक रहे हैं, इधर उधर एंड मोमेंट पे पैकिंग करके जा रहे हैं। ऐसे नहीं होती ट्रेनिंग और ऐसे नहीं मिलता। अदर एथलीट्स को हमने देखा था ना, मतलब उनका जो एथलीट्स की जो लाइफ है वहाँ पर और जो उनको मिलता है वो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब उनको तो कुछ भी नहीं मिलता। हमें तो सच में नेशनल होते हैं उसमें भी इतना अच्छा नहीं मिलता। तो यही सब चीज़ है, ये रियलिटी है जो कि कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। जो रियल है वो रियल। सो अगर किसी को इसमें वो लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो लगेगा, बिकॉज किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं, तो हम कैसे जाएंगे ओलंपिक्स के अंदर। खुद इतना ईजी तो नहीं, घर से चलो ऑटो में बैठे आ गया पेरिस या फिर ओलंपिक, चलो चल गई। सो यार द रियल थिंग इज दिस ओनली। यू आर अमेजिंग, ऑल टाइम फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हाउ डू यू डू योर बेस्ट इन बैटल? सो ये ऐसा है कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा अपना बेस्ट दे पाती हूँ मैं बैटल्स के अंदर। कभी कभार क्रैश हो जाती हूँ, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो हम लोग बैटल अच्छे से नहीं कर पाते। बट यहाँ मैं ऐसा सोचती हूँ कि बस इंजॉय करना है। जब तक मैं इंजॉय करूँ तब तक मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मेरा नाम भी ये डिफाइन करता है ग्लिफ। मेरा कैरेक्टर ही है कि अगर मैं खुश हूँ तो मेरी ब्रेकिंग अच्छी होगी, अगर मैं सैड हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत गंदा होगा। सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं खुश हूँ तभी मैं ब्रेकिंग अच्छी कर सकती हूँ। तो ये मेरा मेन वो रहता है कि मेरे को खुद को मोटिवेट करने के लिए खुश रहना पड़ता है। चीज़ केक खाओगी या चॉकलेट ब्राउनी? चॉकलेट ब्राउनी। बीबॉय, होंगटेन और लिलू बोथ आर माई फेवरेट। बहुत 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 अच्छे हैं दोनों, और दोनों की एज बहुत काफ़ी है, बट फिर भी वो कर रहे हैं ब्रेकिंग, तो बोथ आर माई इंस्पिरेशन। एंड या एक को चूज नहीं कर सकती, बहुत अच्छे हैं दोनों। आप शादी कब करोगी? यार मैं 21 की हूँ, सिर्फ शादी कहाँ से आ गई? अभी तो बहुत टाइम है यार, गाइस रुक जाओ। आर यू डूइंग एनी रिहैब और फिजियो? या मेरा सारा पैसा फिजियो में जा रहा है। तो या मैं रिहैब और फिजियोथेरेपी ले रही हूँ, बट दैट इज़ टेम्पररी। वो उसके लिए मतलब ऐसा होता है कि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के बाद थोड़ा सा फिजियोथेरेपी लेने के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है। ऐसे मैंने BC1 में पार्टिसिपेट किया, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो या उसके लिए प्रॉपर लेना पड़ता है सॉल्यूशन। व्हाट्स योर इंजरी? सो आई हैव लाइक मेनिस्कस टियर एंड स्लिप डिस्क, और अभी मुझे शोल्डर में भी इंजरी है, तो वो मतलब सिम्टम्स है उस इंजरी के, बट अभी MRI करा के मुझे कंफर्म करना है, मतलब हो ना ऐसा मुझे यार कुछ। टू सी द रेड बुल फाइनल्स इन नवंबर। दिस इज रेड बुल डांस फाइनल्स इन नवंबर। सो या मैं आऊँगी फॉर श्योर देखने रेड बुल फाइनल्स, क्योंकि इंडिया में हो रहा है, तो फॉर श्योर आई कांट मिस। From when you are able to do backflip? So if I tell you the story of backflip, so backflip एक childhood dream रहा है हर डांसर्स का, जो भी फ्लिप्स एंड ऑल में इंटरेस्टेड है, तो मेरा भी बैकफ्लिप हमेशा से ड्रीम मूव रहा है। और जब मैंने वो हो गया था ना, टू बी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड क्राइंग जैसे मेरा एक बैकफ्लिप हुआ, और सब लोग हो गए थे इसको क्या हो गया। मैंने कहा यू गाइज डोंट नो कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरा ड्रीम रहा है हमेशा से कि मुझे बैकफ्लिप करनी है, और वो मेरा हो गया था ना, तो आई वाज जस्ट सो इमोशनल टू बी ऑनेस्ट। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में? मैं दिल्ली में नहीं रहती, मुझे इतने सारे लोग मैसेज करते हैं दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में, बट आई लिव इन जयपुर राजस्थान। बट या दिल्ली इज माई सेकंड होम, बिकॉज सेकंड होम इन डिफरेंट वे, बिकॉज मैं वहाँ बहुत ट्रैवल करती हूँ फॉर बैटल्स एंड फॉर शूट, सो दैट इज वाई दिल्ली इज माई सेकंड होम, यू कैन से। टेल अबाउट योर स्कूल लाइफ, योर जर्नी एंड प्रॉब्लम। सो मैंने 2 स्कूल चेंज करा है। 10th तक मैंने पढ़ा है सेंट टेरेजा में, एंड देन 11th-12th आई हैव डन फ्रॉम KV, केंद्रीय विद्यालय नंबर 5। सो दोनों स्कूल की लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही है। मैं सेंट टेरेजा में भी डांसिंग की वजह से, ब्रेकिंग की वजह से बहुत फेमस थी, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। और KV5 में ऐसा हुआ था कि मेरा लॉकडाउन लग गया था, तो सिर्फ कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, तो सिर्फ मैं गई, एग्ज़ाम दिया, और कब खत्म हो गया स्कूल पता ही नहीं चला। बट स्कूल लाइफ द बेस्ट लाइफ। आपने कब से स्टार्ट किया था? तो लाइक आई हैव बीन डूइंग ब्रेकिंग फ्रॉम लास्ट 7 years। सो अब आप काउंट कर लो 7 years। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने आर्ट्स ली। योर फेवरेट फूड? दाल चावल एंड आलू की सब्जी, जो आज बन रही है, मैंने अभी ऑर्डर दिया बनाने को मम्मी को, और आज वो मेरा फेवरेट फूड है, लाइक दी बेस्ट। मैं 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, नाइस कीप अप, थैंक यू सो मच। सीरियसनेस डजंट सूट यू? या ये लोग मुझे सब लोग बोलते हैं कि तू हंसती हुई रहती है तो अच्छी लगती है, और जैसे मैं कोई साइड स्टोरी डाल दूँ, एंड दैट साइड स्टोरी इज ओनली बिकॉज ऑफ माई ब्रेकिंग, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, चल रहती हूँ, और जैसे ही मैं ब्रेकिंग नहीं कर पाती, या मुझे ब्रेकिंग से कुछ सीरियस इंजरी हो गई या कुछ हो गई, तभी मैं सैड होकर स्टेटस डालती हूँ या फिर स्टोरी डालती हूँ, अदरवाइज तो मैं खुश रहती हूँ हमेशा। वॉरेन कब आ रहे हो मैम? आपसे मिलना है मुझे, कभी आओ देवी सर के साथ ब्रेकिंग सेशन के लिए। या श्योर मैं एक बार प्लान भी बना था कि मैं वॉरेन आऊँगी सिखाने, वर्कशॉप लेने, सो वो कैंसिल हो गया था, और उसके बाद मुझे बहुत इंजरीज हो गई थी, मेरे बहुत सारे काम कैंसिल हो रहे बिकॉज ऑफ माई इंजरी, वर्कशॉप, शूट्स वगैरह। बट ठीक है, हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। टैटू दिखा सकते हो और उनका मीनिंग बता सकते हो कि क्या मीनिंग है? टैटू में दिखा सकती हूँ बिकॉज आई एम वेयरिंग शर्ट एंड मेरे सारे टैटू, बस ये यू कैन सी दिस टैटू अभी के लिए,
और ये तो पीछे है, बट आई कैन टेल यू द मीनिंग आई कैन टेल यू द मीनिंग ऑफ माई टैटूज. सो ये जो टैटू है मेरा फर्स्ट टैटू है. ये वाला टैटू मैंने भोपाल से कराया था. और ये जो आप देख सकते हो ये ग्लिब लिखा है GLIB. इट्स माई स्टेज नेम एंड आई कैन से इट्स माई रियल आइडेंटिटी टू बी ऑनेस्ट. सो ये ग्लिब है मेरा स्टेज नेम एंड दिस इज माई फोटो फ्रॉम रेड बुल स्टेज. दिस इज मी एंड माई नेम एंड ये लिखा है फ्रीडम. लाइक फ्रीडम फॉर मी सो इम्पॉर्टेंट एंड ब्रेकिंग ने मुझे वो दी है. सो दैट्स वाई फ्रीडम मैंने लिखा है यहाँ पर. सो ये उन्होंने डिज़ाइन करा था. आई जस्ट टोल्ड हिम कि मुझे ऐसा ऐसा डिज़ाइन चाहिए, मेरा नाम चाहिए, मेरी फोटो चाहिए एंड द फ्रीडम वर्ड. तो उन्होंने डिज़ाइन किया बोला. तो ये मुझे बहुत मेरा फेवरेट टैटू है टू बी ऑनेस्ट अभी तक. और जो मेरा यहाँ पर आर्म पे जो है शोल्डर पे जो मेरा शोल्डर पे टैटू है उसका मीनिंग है जो फ्लावर जो बना है पूरा, दैट फ्लावर इज नर्सिसस फ्लावर विच मीन्स द फ्लावर इज नोन फॉर इट सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव. सो सही था कि मेरे लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप सेल्फ खुद को प्यार करोगे तभी आप समझ सकते हो कि हाउ यू कैन लव अदर पीपल. सो इसलिए मैं बस मानता खुद से प्यार करो. दैट वॉज माई फेवरेट, दैट इज़ माई फेवरेट थिंग दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. तो जो नर्सिसस फ्लावर था, मुझे फ्लावर्स हमेशा से पसंद थे. तो मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा कोई फ्लावर जो सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव के लिए फेमस है. तो उन्होंने ये फ्लावर बनाया नर्सिसस फ्लावर. दिस फ्लावर इज नोन फॉर सेल्फ लव. यहाँ पर 3 बर्ड्स है, मैं फोटो में डाल दूँगी. यहाँ 3 बर्ड्स है. दैट बर्ड्स का मतलब है कि फ्रीली यू कैन मूव एनीवेयर. फ्रीडम, पूरा फ्रीडम. तो जैसे कि फ्रीडम था तो मेरे को बर्ड्स बनवाने दे ताकि मैं दिखा सकूँ कि कितना मतलब यू ऑलवेज हैव टू फ्लाई हाई एंड दैट इज द साइन ऑफ फ्रीडम. सो इसलिए मैंने ये बर्ड्स बनाए. द एरोप्लेन हेयर इज दैट सिग्निफाइज माई लव फॉर ट्रैवल. लाइक आई लव ट्रैवलिंग, दैट इज वाई द प्लेन. दिस टैटू इज लिटिल पर्सनल. आई कैन टेल यू द फुल मीनिंग बट या थोड़ा बता सकती हूँ कि वहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ है. यहाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है बिकॉज आई थिंक डेट ऑफ बर्थ इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. जिस दिन लाइक मैं पैदा हुई थी, अगर मैं पैदा नहीं होती तो मैं अभी ये ब्रेकिंग नहीं कर रही होती. तो दैट द बर्थ date is so important for me and the reason behind that is so personal. So on the JCRC Rhythm 2025, could you please come as a judge? Surely if you guys invite me, I will surely come. Last year मैं इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि same day I was judging in Manipal University. That is why I couldn't make it to the event जो हर साल होता है JCRC में. Are you taking online classes? Yes, I used to take online classes but now I'm not taking online classes because of my injuries. Because मेरे को अभी खुद पे भी ध्यान देना है तो इसलिए मैं अभी नहीं ले रही. But soon I'll start. व्हाट इज़ योर डेली टाइम टेबल? सो मेरा टाइम टेबल ऊपर ऐसा होता रहता है, कभी समटाइम्स कुछ और होता है, समटाइम्स कुछ और होता है. सो जो मोस्टली यही होता है कि जब मैं अपने प्रैक्टिस करती हूँ तब मेरा रहता है कि मॉर्निंग सेशन प्रैक्टिस करने जाना है, देन घर पे आके रेस्ट करना है, लंच करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, देन अगेन इवनिंग सेशन एंड देन इवनिंग्स पे फ्रेंड्स के चिल एंड देन घर पे आके सोना. ये मेरा बेसिक नॉर्मल रूटीन रहता है. बट नाउ डेज इट्स चेंजिंग. सो रोज़ कुछ अलग अलग होता है. तो बट ये मेरा मोस्टली यही रहता है. ये बिंदी जो तुम लगाती हो किसका राज क्या है? बीगल बिंदी. As I told you, this black dot keeps you away from the negative energy. That is why I keep bindi as a, and it has become my style. तो अब तो मैं इसको कंटिन्यू लगाती हूँ. This is it for the day. This is it for the video. बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और सब लोगों ने बहुत सारी मतलब नॉर्मल कुछ चीज़ें पूछी जो मैंने ऑलरेडी मेरी एक वीडियो में बना रखी है. तो यू गाइज गो एंड चेक माई प्रीवियस व्लॉग जो कि मैंने इसी के क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए इसमें मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिलीज एंड ऑल इसका सबका आंसर है. बट ये व्लॉग मेरे को मोस्टली 2 क्वेश्चन के लिए बनाना था कि वर्ल्ड फाइनल्स पेरिस रेड बुल के मैं क्यों नहीं जा पाई और ओलंपिक में क्यों नहीं जा पाई. तो आई होप आपको सबका आंसर मिल गया हो. और या दिस इज इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. और कमेंट में को बताऊँ कि मैं नेक्स्ट व्लॉग क्या करूँ.